नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपका एमसीएन फेसबुक पेज में लाइव एपिसोड में आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। ये जो एपिसोड है आज से हमने शुरू किया है, इस एपिसोड का नाम हमने मन की बात रखा है। इसमें हम गांव, शहर और राजनीति से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आएंगे और हमारे किन्नौर में जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर हम आएंगे। और इसमें हम जो हमारे साथ अतिथि होंगे और उन अतिथियों का जो सवाल और आपका जो भी आपका जवाब होगा उनके द्वारा आपको सवाल जवाब की प्रतिक्रिया इसी एपिसोड से होगी। तो आज हमारे साथ बैठे हैं इस एपिसोड में पूर्व प्रधान कटगांव से आदरणीय कृष्ण नेगी जी, और उड़ान समाज सेवा से आदरणीय कुलदीप नेगी जी, और हमारे लेखक राष्ट्रीय कवि मंच संगम से हमारे राजपाल जी। तो मैं सबसे पहले इस मंच पर बुलाना चाहता हूं आदरणीय कृष्ण नेगी जी को। मैं जो है एमसीएन नमस्कार चैनल सर, के। आपका आपका स्वागत है महोदय। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, मैं आपका परिचय कराता हूं एक बार। हमारे कृष्ण प्रकाश नेगी जी पूर्व प्रधान हैं, वो कटगांव से, और अभी वर्तमान में सीपीआईएमएम के जनरल सेक्रेटरी है किन्नौर के। और इनका इनका जो आज उद्देश्य है हमारे मंच में आना, इनका है कि नोतोड़ बहाली के बारे में चर्चा करना, और नाजायज कब्जा को नियमित करने के बारे में, और एफआरए को पूरे जिले में लागू करने के बारे में, और पन बिजली परियोजनाओं में जो 1% रॉयल्टी नहीं मिल रही उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो परियोजनाएं किन्नौर में तैयार हो रही है उसका जो है कुछ परसेंट जो है पानी जो है नदियों में रहे उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे साथ और भी अतिथि है, मैं उनको रूबरू करवाता हूँ। कुलदीप नेगी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। कुलदीप नेगी का मैं परिचय कराना चाहता हूँ। ये उड़ान समाज सेवा के जो है जनरल सेक्रेटरी है, और गांव में युवा क्लब है उनके भी ये सेक्रेटरी रहे। तो उड़ान समाज सेवा जो किन्नौर में किस प्रकार से काम कर रही ये हम जानेंगे, और इनकी जो अभी आने वाले सामाजिक कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ प्रोग्राम भी है महिलाओं के ऊपर, तो उनके ऊपर हम विषय करेंगे कि क्या क्या इनका प्रोग्राम है। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं रोपा से राष्ट्रीय कवि मंच के हमारे राजपाल जी, आपका स्वागत है मंच में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। हमारे एमसीएन से जुड़े जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मन की बात एपिसोड में हम लेकर आए हैं गांव, शहर और राजनीति पर परिचर्चा। इसमें हम जानेंगे कि गांव में क्या गतिविधियां हो रही है और शहरों में क्या गतिविधियां हो रही है, राजनीति में क्या किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। थोड़ी सी राजनीति यहाँ गलत लिखा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जितने भी हमारे यहाँ पर दर्शक है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस एपिसोड में जो भी आप सवाल जवाब हमारे अतिथियों से पूछना चाहते हैं, उनका जो भी उनसे आप जानना चाहेंगे तो जरूर हमारे को अपने कमेंट बॉक्स में डालें। और जितने भी एमसीएन पेज से जुड़े दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग जुड़ सके। तो मैं आदरणीय अतिथि महोदय हमारे कृष्ण प्रकाश जी को मैं मंच पे बुलाता हूं। महोदय जी। जी साहब। पहला सवाल आपसे है। बोलो। कब्जा नजायज के बारे में, जो इस पर हम थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे सर। कब्जा नजायज में पंचायत में ऐसा होता है सर महोदय कि कब्जा नजायज वाला जो है इलेक्शन लड़ता नहीं है, लेकिन सांसद लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए लोग इलेक्शन लड़ते हैं। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया करें कि ये उनके लिए कानून है और हमारे गांव के लिए कानून नहीं है, ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा बदनसीबी आज के इस देश के मतलब सरकार की है। सांसदों ने अपने जो कानून बना के रखा है, कुछ भी नहीं होगा जी। चाहे एमएलए है चाहे सांसद हो। गांव के लोगों के लिए जो है उसने रखा कि भी नाजायज कब्जे के लिए। और किन्नौर में तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि भी किन्नौर के लोगों को आपको पता है कैसे लोग थे। घुमंतु लोग है, ट्राइबल लोग है। ट्राइबल लोगों का पहले अपना अस्तित्व नहीं था कभी, आपको पता है।
इससे पहले कि भी मतलब 6 महीने घर में रहना, 6 महीने घर से बाहर रहते थे, तो इनका अपना जमीन जायदाद होता नहीं था। तो इसलिए ये तो गलत बात है ना। और मतलब इन्होंने जानबूझ के ट्रायल बेस पे लोगों को दिया है, स्थानीय लोगों को, ताकि पंचायत में जो है चुनाव ना लड़ सके। जी। हाँ जी, हाँ तो जी। अभी आपकी वर्तमान में लड़ाई जो है, आप कब्जा नाजायज पर लड़ रहे हो। जब आप अपने प्रधान पद में थे, तो क्या उस समय आपको लगा नहीं कि इस पर आवाज उठानी चाहिए थी? उस समय ये कब्जा नजायज वाला बात नहीं थी, नहीं हुआ करता था जब मैं प्रधान जी। पद पे था। तो जी। उसके बाद लाया उन्होंने। और मतलब वैसे भी मतलब हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा है नाजायज कब्जों के बारे में। सरकार को ज्ञापन दे, इसको अलग अलग मंचों में करते गए। अब ये देखो आपके हिमाचल के विधानसभा तक घेराव करने गए थे नाजायज कब्जों के अवैध कटान के बारे में 1996 को, 96 नहीं, ये गए थे 2016 को, 2016 को गए थे, विधानसभा का घेराव किया हुआ है। तो मतलब जिसके बाद मतलब आपका अवैध कटान बंद हो गया, सरकार को उसमें स्टेटस रिपोर्ट देना था, वो मतलब वो उस कारण रुका पड़ा है, नहीं तो आज को कुछ नहीं बचना था। अब पहले तो हमारा वो है ना, जब हम रहेंगे तभी रहेगी जमीन जायदाद, हम नहीं रहेंगे जमीन जायदाद किस काम के लिए। जी। जी जी महोदय साहब। जी, आपको याद होगा, आपको थोड़ा बहुत याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो नाजायज कब्जा, जो हम लोग नाजायज कब्जा झेल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले एक फॉर्म आ चुका था आज से कुछ साल पहले कि आपके पास जितनी भी जमीन है उसको पक्का कर दिया जाएगा। हमारे से लिखित रूप में सरकार ने लिया था, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा एक्शन लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? आपको कुछ इस पर प्रतिक्रिया करेंगे? ये बद किस्मत, बदनसीबी बोलूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने एक वैसी हवा निकाला था, जिसके तहत मतलब लोगों ने रात रात दिन मतलब 50-50 रुपए के फॉर्म भर के, जो मतलब शपथ पत्र भर के दिया था, जिसमें बोला कि मेरे पास इतना कब्जा नजायज है। आज उसी का नतीजा है कि मतलब लोगों को जो है ना तो वो टीडी ले सकते हैं, ना कुछ और चीज सरकारी बेनिफिट ले सकते हैं। ये चीज मतलब सरकार की कमी आ रही है, जो सरकार ने मतलब जानबूझ के मतलब लोगों को इसमें झोंका हुआ है ताकि बेनिफिट ना ले सके। सरकार की मंशा होती थी तो बाकायदा कानून पास करके उसके बाद करना चाहिए था, तब लोगों की बात बनी थी। वो है नहीं, और जबरदस्ती कर दिया। आज क्या करें लोग? अब लोगों को तो हमारे को वही है ना, सरकार के ऊपर दबाव डालना है, इकट्ठे होकर मतलब आवाज उठानी है इसके नियमितीकरण के लिए। और वैसे भी कोर्ट कहता है कि 25 साल से ऊपर अगर आपके पास नाजायज कब्जा है तो उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दे रही है? सरकार की निकम्मापन है ना इसमें। सरकार को चाहिए कि तमाम लोगों को उसको देखते हुए मतलब उसको रेगुलाइज किया जाए। महोदय जी, सवाल मेरा ये है कि सबसे पहला तो कब्जा नाजायज तो बात की बात है, यहाँ जो नोतोड़ जो हमने नापे हैं उस पर ही जो है हमें जो है अनुमति मिलती नहीं है, अभी तो बैन लगा है। साहब इस बारे में ऐसा है, जो 1970 में जो है मतलब सरकार 1970 तक ये देखा था कि हम लोग जो देश आजाद 1947 में हुआ, 47 के बाद आपको पता है लोगों के पास जमीन कब मुजारे लोग टाइप में काम करते थे, किसी के उसमें साहूकारों को इसमें कर रहे थे। राजाओं के मतलब यही, इसी में बाबा बेली में कोई 800 बीघा हमारे बुशेर राजा के उनके जमीन होता था, वो बाद में मालिकाना हक मिल गया वो गैर मुल्की के तहत। तो मतलब ये जो लोगों के पास वो नहीं था, तो फिर कब्जा सरकार ने एक कानून लाया जिसमें गए नोतोड़ अधिनियम 1968 बना के, जिसमें देखा कि भी अगर किसी के पास 10 बीघा से कम जमीन है उसको नोतोड़ देने का प्रावधान था। तो इसमें जो कानून ये बनाया गया कि भी 7A 7B 7C, 7A में ये दिया कि भी 10 बीघा से कम अगर जमीन है उनको, और जिनका वार्षिक आय है 2000 रुपया से कम है, उन लोगों को जो है नोतोड़ में जमीन देना था। और 7B में यहाँ यही बात पर बहुत सवाल उठ रहा है ना कि किन्नौर के लोग जैसे SC ST वालों के लिए बात आती है, SC ST वालों का कोई बैन नहीं है। ये सरकार ने गलत तो वो तरीके से वो किया, प्लीड नहीं किया सही तरीके से। तो मतलब उसमें क्लियर दिया, कौन सा उसमें कहता है कि भी 7B में स्पष्ट लिखा कि भी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के ऊपर कोई बैन नहीं है, तो क्यों इसके ऊपर खजल करके रखा हुआ है? और ये जो बैन होने का कारण ये रहा कि 1990 का इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तब तक हो रहा था, नोतोड़ सैंक्शन हो रहे थे लोगों के। 1990 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया, और मतलब यहाँ फिर भी उसके पश्चात भी नोतोड़ सैंक्शन हो रहे थे। 1997 में SDM भावानगर आए थे, उन्होंने यही बात बोला था, तब मैं प्रधान था, तो ये बात नोतोड़ के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला
कि भाई यहाँ लोगों को 5-5 बीघा जमीन नौतोड़ में दिया जा रहा है और हमारे वहाँ 1 मीटर जगह नहीं ले सकते, क्यों दे रहे? लिखो ऊपर। और ऊपर लिखा, नतीजा निकला कि भाई मतलब 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसके तहत मतलब आप नौतोड़ नहीं दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नौतोड़ के बैन लग गया। अच्छा, नौतोड़ के बैन लगने के बाद ये 2005 जो हुआ ना, 2005-6 का कानून, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनों की वन अधिकारों की मान्यता, वो जो उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, उसके तहत मतलब आपको नौतोड़ कोई नहीं रोक सकता। आपको आप सेंचुरी एरिया में ले सकते हैं, आप डीपीएफ में ले सकते हैं, यूएफ में तो मिलना ही मिलना है। तो मतलब इस तरीके से मतलब वो जो नौतोड़ के बैन नहीं है, जो सरकारों की मंशा नहीं है। आज वही आपके चैनल में बात कर रहे होते कि भी नौतोड़ खुला है तो देते क्यों नहीं है? महोदय जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने 94 में नौतोड़ जो है अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है, समझ नहीं लग रहा है। 94 है और 94 आज 2020 है। तो इसमें सरकार की मंशा क्या, ये तो पता नहीं। लेकिन अब ये बताइए कि कब्जा नाजायज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाजायज कब्जा का स्पष्ट लिखा है, जो 2006 का कानून कह रहा है। 13 दिसंबर 2005 को जो है केंद्र की संसद में कानून लाया गया। ठीक है, ये कानून जो मतलब उसमें, और हिमाचल सरकार में जो है 1 जनवरी 2008 से पूरे देश, JNK को छोड़ के पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है जी। उसके तहत मतलब जनजातीय क्षेत्रों में, तो पहले चरण में जनजातीय क्षेत्रों का था, जिसमें कि नाजायज कब्जा को रेगुलाइज होना था, तो उसको आज दिन तक नहीं हुआ। उसके बाद मतलब दूसरे चरण में 27 मार्च 2012 से लेकर सरकार ने गैर आदिवासी क्षेत्रों के लिए किया, तो मतलब उसमें करने के बाद भी मतलब वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब आपको पता है सरकार ने राज्य स्तर पर जिला, उपमंडल स्तर के कई समितियों का गठन किया है, परंतु ये समितियां सारी निष्क्रिय है, इनका कुछ नहीं चल रहा है। कारण सरकार की मंशा नहीं है ना। अगर सरकार का नीति और नियत साफ रहे तो मतलब कौन सी बड़ी बात आती है कि भी क्यों नहीं होता है। यहाँ सरकार ये नहीं चाहती कि लोगों को मिले, लोगों को फंसा उलझा के रखना है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हमारे को मतलब एक साथ एक मंच में आके सरकार के खिलाफ इस कानून को लागू करवाने वाली बात रहती है। ये मतलब अकेले से नहीं होगा, अकेला आदमी बोलने से कोई नहीं सुनाई होगी, इसलिए सबको एक सामूहिक मंच में मतलब हमारे को करना पड़ेगा, और हम आने वाले समय में करेंगे। जिला स्तर पर, पहले उपमंडल स्तर पर, इसको जिला स्तर पर पूरा वो देंगे, फिर प्रदेश व्यापी वो करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी होगा। ऐसा तो होना नहीं। क्या आप अगले चुनाव के लिए इस मुद्दा को लेकर जो है प्रचार करेंगे सर, ताकि जो है लोग जागरूक हो सके? साहब, वो चुनावी बात अलग है, चुनाव होगा अलग बात है। उससे पहले की पहले जो है, मैं एक यहाँ का बाशिंदा हूँ, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करना आप पर हमारी जिम्मेवारी है। चुनाव तो चलते रहते हैं, कई किस्म के चेहरे आएंगे, कई अपने अपने लॉलीपॉप थमा के जाएंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो लोगों का मतलब जो मतलब आज की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करना है। जमीन है, उसको जल जंगल जमीन की मालिक आप और हम है, वो कौन होते हैं हमारे पर हुकूमत चलाने वाले? हमने अपना हक मतलब भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांगे, लड़के लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये महोदय जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो आपका जो कब्जा नाजायज है, तो इसमें क्या कब्जा नाजायज जो है, जो जिनके पास 10 बीघा से ज्यादा या 20 बीघा से ज्यादा होगा, तो क्या उनको भी जो है इसकी अनुमति मिलेगी भविष्य में क्या, अगर ये सरकार अगर ये कानून लाती है तो? ये जो 2006 का कानून तो जनजातीय क्षेत्रों में वैसे ही हुआ, वहां तो वैसे ही हो जाएगा। आप जो अनुसूचित इसके शेड्यूल्ड एरिया में, यहाँ पर वैसे भी वो प्रावधान है, यहाँ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आपके लिए एक सवाल आया हुआ है, आपके लिए एक सवाल है जी। ठीक है साहब। अगर ये आपके हितेश पुजारी जी है, ये कहते हैं कि मौसा जी, हिमाचल अर्थक्वेक जोन में आता है। मैंने हाई रिस्केबल एरिया मतलब आता है, बट उसके बाद भी किन्नौर में इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट बन गए और नए प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, परंतु किन्नौर में बने प्रोजेक्ट की बिजली किन्नौर को ही नहीं मिल रही है। तो किन्नौर को खोखला कर दिया, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट एरिया में हमारे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस पर कुछ आप बताएंगे कि क्या ये इन्होंने जायज सवाल किया है? बिल्कुल जायज सवाल है। यहाँ जो किन्नौर को बिल्कुल खोखला किया हुआ है, किन्नौर का अब देखा जाए मतलब किन्नौर बाहर से बाले तौर से तो ठीक है, अंदर एक तौर से बिल्कुल खोखला है। ऊपर आपके देखो
कहाँ खाप से लेके नीचे तक बिल्कुल हो जाएगा, खोखला होगा। पहले पहले है बाबा प्रोजेक्ट, यहाँ पहले बड़ा अजूबा अजूबा सा लगता था, अजूबा था। आज जो है मतलब बिल्कुल खोखला कर दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ मतलब जो अर्थक्वेक बिल्कुल सही बोला, इसमें हमारे को खतरा बहुत ज्यादा है। सरकार से हमारी यही रहेगी कि आगे भविष्य में हम बनने नहीं देंगे। और ये जहां तक बात है कि भारत सरकार की विद्युत नीति 2008 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ने एक लाड़ा नीति 30/11/2009 को लाड़ा नीति बनाया है, जिसके अंतर्गत परियोजना कमीशन होने के पश्चात, ठीक है, जब तक परियोजना है उसके जीवन काल तक परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को, ठीक है, कुल विद्युत उत्पादन का 1% अतिरिक्त बिजली मुफ्त जो नकदी के रूप में प्रदान करने का प्रावधान किया है, पर सरकार दे नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के जिला किन्नौर में अभी तक केवल एक ही उसमें दे रहे हैं, रोटी सेकंड 5 मेगावाट, ठीक है, इसमें 1% दिया जा रहा है, बाकी किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। और जहाँ मैंने पहले पूछा था डायरेक्टर एनर्जी से, आरटी के मांगा था, तो मतलब एक करचमंगदू से क्यों नहीं दिया रहा है, जिसमें 18-20 पंचायतें प्रभावित है, तो उनके लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो उसमें जो है उल्टा जो है करचमंगदू, उसमें जेपी कंपनी ने जो है इसको क्या कहते हैं वो कर दिया, कोर्ट केस किया हुआ है, कोर्ट में बोला हम नहीं देते। तो सरकार कहती है कि जब तक वो तो मुकदमा करचमंगदू जो जब तक नहीं होता है, पैसा नहीं देता, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी जब तक जनता इकट्ठी हो गए, हम एक साथ सामूहिक मंच में हम लोग एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमें नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो है, तो ये इनका जायज क्वेश्चन है, ये जो मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं, और मतलब हमारे को मिलना चाहिए, जिसके तहत मतलब आपका 100 यूनिट बिजली तक, फ्री बिजली तक का उसमें प्रावधान है पावर पॉलिसी के तहत, तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल है ना। अब जो नए उसमें नया बिजली कानून 2021 लाया जा रहा है, जिसके तहत 8 और 10 रुपया तक यूनिट बैठने वाला है, इसके बारे में जनता को जागरूक करना है, और हमने एक साझा मंच पे आके लड़ाई लड़नी है। जब तक संघर्ष करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो गूंगे बहरों की सरकार जो है, मतलब हमारे को गूंगे बहरे समझ के रखा है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीजें। जी महोदय जी, आपने काफी जो है लोगों के लिए हित के लिए आप मैदान पर भी उतरते हो। तो 1% बिजली जो है पर भी परिचर्चा हम करेंगे। तो काफी काफी सालों से जितनी भी प्रोजेक्ट है हमारे, जैसे करछम मंगतू आदि प्रोजेक्ट चले हैं, तो ये हाँ, गुमराह कर रही है। तो क्या इसके पीछे क्या सरकार की कुछ नीतियां हैं, या फिर मिली भगत है जिससे हम वंचित रह रहे? ये तो सरासरी उनकी मिली वक्त हो सकती है। अब ये देखो करछम मंगतू में, आप उससे पहले देखो ना, बसपा प्रोजेक्ट 300 मेगावाट, उसमें देखो, अब ये भी पता होना चाहिए शेड्यूल एरिया में, ठीक है जी, अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को या कोई मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। आज कैसा दिया, सरकार की मिली भक्ति या अफसरान की मिली भक्ति नहीं होती। जेपी का आज को कुप्पा में बगीचा नहीं होता, उसको यहाँ कल को कृषि प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वो यहाँ का बासिंदा है, कैसे दिया जा गया। इसके ऊपर चुप क्यों है बैठे हुए लोग। मैं सवाल आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहूंगा सरकार को, तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करे। और जो बगीचा पड़ा हुआ, यही देखो हमारे यहाँ शेरपा कैंप में कॉलोनी बनाने को उन्होंने लीज पे लिया था, और पीछे बगीचा बना बैठे, सामने लगा रहे हो सोलर प्लांट, उसको एनओसी किसी ने दिया, कोई हो नहीं। अगर एमओयू बनता है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलेगा ना, वो तो अपना कमाई करे जा रहे हैं। तो मतलब ये समझ रहे कि आदमी को हम जो ऊपर से खरीद लेंगे अफसरान को, नीचे लोगों को, स्थानीय लोगों को कुछ होने नहीं देंगे। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, इससे संघर्ष करेंगे, लेके रहेंगे। और ये बगीचा वापस होना चाहिए। और कुप्पा के भी जिन जिन लोगों को मतलब लोगों से लिया हुआ है, बगीचा लिया हुआ है, वो उनको वापस करो। आज तक बतेरा तुमने फसल खाया हुआ है, आज हजारों आप और हमारे मतलब इतने नहीं होते जितने बक्से आज जेपी वहां पर कुप्पा में तैयार कर रहा है। या स्थानीय पंचायत को दें, या फिर लोगों अव्वल तो लोग जो मालिक थे उनको वापस किया जाए, नहीं करते तो पंचायत को इसमें वापस करो। पंचायत का कम से कम इनकम तो होगा। ये चीज मतलब करते गुहार कर, भविष्य में बिल्कुल संघर्ष करेंगे, इनको इसको जिंदल को ऐसे नहीं देंगे। महोदय जी, आपके लिए एक सवाल आया है नेगी राज ठाकुर का। नई सरकारें आती है जाती है, नई सरकार ये आती है, नई नीतियां लाती है, दूसरी सरकार आती है और उसी नीति को फेल करती है, इसमें आम जनता ही पीछे जाती है। तो आप इस पर थोड़ा प्रतिक्रिया करें, क्या सही है ये?
नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि मन प्रतिक्रिया मेरी है कि जनता को हमने इकट्ठे होकर हमारा एक आवाज डालना चाहिए। पर सरकार कौन होती है? सरकार में लगाओ ना, आप और हमारी सरकार है, आप और हम लोग चुन के भेज रहे, कोई डिग्री करके थोड़ी आ रहे। ये क्या क्या होता है कि फलाने इसमें जो इन्होंने ये फलाने डिग्री क्वालिफाई करके आए, वो तो है नहीं है। लोगों को गुमराह करना है, किसी ने लारा लपा लगाना है और वोट दे के। पर वोटों की राजनीति बहुत बुरी है, और वोटों की राजनीति करने से पहले आप और हमको संगठित हो गए, मतलब इनको जो फर्क ही नहीं देना है। सरकार जो मर्जी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना हक जो है मतलब लेके रहेंगे। ये बात मेरे इनके साथ वो ये शेयर करना जी, चाहूंगा। कल परसों हमने इसी चीज पर एक एपिसोड में बात की थी। 1% जो रॉयल्टी है, तो हमारे आदरणीय वीर सिंह नेगी जी बता रहे थे कि इसमें परिचर्चा हुई, लेकिन जो है जो 1% जो है इन्होंने देना था, वो मतलब 1000 मेगावाट का 10 मेगावाट बन रहा है, तो कुछ नीतियां गलत बनी है, तो उस वजह से वो रुका हुआ है। तो इसलिए ऊर्जा मंत्रालय और सरकार जो है के बीच में अड़चन लग रहा है, तो तभी ये रुका हुआ है। तो इसके लिए संघर्ष के बगैर नहीं हो सकेगा, बोला उन्होंने। तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर। क्या फिर भी संघर्ष के बावजूद हमें यह हक मिल सकता है क्या? कैसे नहीं मिलेगा? संघर्ष करके क्या चीज नहीं मिलता है? देश गुलाम था, संघर्ष करके की तो गुलामी से आजादी हमने हासिल किया। ऐसे ही दिया उन्होंने हमारे को गिफ्ट में, वो तो दिया नहीं था। संघर्ष किया तत्कालीन लोगों ने। अब भूखे प्यासे कई किस्म के उन्होंने सहे, तभी जाके हुआ। इसमें भी हमारे को जो सरकार ने कानून जो नीति बनाने के बाद, हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई सरकार के भाई साहब आज जाएंगे कल जाएंगे, हमें दो, आपके मेहरबानी हो गए, कोई नहीं। जब आपने बनाया है उसको लागू करो। लेकिन इसके लिए हमारे को संघर्ष करना पड़े, चाहे जिस हद तक भी जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार है, अपने कुर्बानी तक देने के लिए तैयार है। ये कौन सी बड़ी बात आई? ये तो ऐसे तो होगा नहीं ना। आने वाली पीढ़ी कल को क्या बोलेगी, यार उस टाइम के देखो हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, उनके पास ये चीज होते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। भी हमें हमेशा दोष दे देंगे, गाली मारा जाएगा। तो मतलब इसलिए भी समय रहते हमने ज्यादा देर नहीं करना। इसी साल मतलब 2021 को हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे और करके दिला देंगे, लोगों को लामबंद करके उसमें करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत खूब ये सर, मेरे को पूरा। आपसे आपसे एक प्रतिक्रिया मांगेंगे, उसके बाद हम कुलदीप के पास जाएंगे। नौतोड़ के चक्कर में जंगल साफ हो रहे हैं, ये शेखर नेगी जी कह रहे हैं। शायद इनके पास बहुत सारी जमीन होगी, तभी ये आवाज उठाई उन्होंने। क्योंकि इन्होंने गरीबों के हित के बारे में बात नहीं सोचा। इन्होंने कहा कि नौतोड़ के चक्कर में जंगल साफ हो रहा है, किन्नौर में ऐसे एनवायरमेंट बचाना मुश्किल है। मतलब नोटोट के चक्कर में नहीं है, लोगों के पास में वो जो बता रही आपका जो मतलब जो है ना जन शेड्यूल ट्राइबल वाला जो 2006 का कानून है, उसमें तो क्लियर कह रहे हैं कि आपका सेंचुरी एरिया हो गया, या उसमें जो आपका मतलब डीपीएफ हो गया, उसके बीच जंगल के बीच में भी आप ले सकते हैं। ये आपके बेनिफिट है। जब पुराने पुश्तैनी करते आ रहे थे, करते रहते, उसे उन्होंने अपना कर दिया, तो मतलब वो कोई बड़ी बात थोड़ी आई। और वैसे भी तो सरकार जो मतलब वो दे रहे होते, कॉर्पोरेशन वाले जा रहे होते हैं, जंगल के जंगल साफ करके ले आते हैं। ये है मतलब कोई गलत गलत नहीं करे, मतलब लोग अपने उसमें करे, कुछ माड़ा मोटा हो रहा होगा इलिसिट, उसको टीडी में दिया जाए। टीडी लेने के लिए बैन वही लगाया कि कब्जा 50 रुपए का फॉर्म जो है उसमें अड़ंगा रोड़ा पड़ रहा है। तो ये चीज इसके लिए हमारे को जो है मतलब करना तो पड़ेगा। लोगों को ऐसे भूखे तो मारेंगे नहीं। लोग सड़कों में तो खुदा नहीं सकते, वो तो जाना जंगल ही पड़ेगा ना। अब जगह बचा नहीं, तो किसी न किसी जीवन यापन करने के लिए हमें उनके लिए भी सोचना है। या तो उनके पास ज्यादा तो वो दे दें अपना, वो चीज तो कोई करेगा नहीं। तो ये है। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय कृष्ण चंद नेगी जी, और साथ में कुलदीप नेगी जी और राजपाल नेगी जी, जिनके अलग अलग विषय होंगे। और जिस प्रकार से आदरणीय कृष्ण नेगी जी ने कहा कि नौतोड़ के लिए जो है हम कहीं भी जा सकते, चाहे डीपीएफ का हो चाहे किसी में भी हो, तो बशर्त है कि जिनके पास जो है जमीन कम हो उनको मिले, और जो रजे हुए हैं उनके लिए कोई जरूरी भी नहीं है। जैसे शेखर जी कहते हैं कि गरीबों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। शेखर जी, आप हमारे मन से जुड़े रहे। ऐसे भी बहुत सारे किन्नौर में लोग हैं जिनके पास अभी जमीन नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मेरे पास खुद अपने पास 5 बीघा जो जमीन मैंने नौतोड़ आज से 94 में लगा के रखा था, जबकि मेरे पास जो है 2 या 2.5 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं होगी। ऐसे ही कई कई लोग होंगे जो जिनके पास जमीनें नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। कुलदीप सर जी, आपसे हम रूबरू होते हैं। जी सर। कुलदीप जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। आपका जो उड़ान समाज का जो एक आप बेड़ा लेकर आप जो पूरे किन्नौर में काम कर रहे हो, तो इसमें आप क्या क्या काम को लेकर आप चले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को
आप तरतीब से बताएं। जी सर। मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप है और मैं बरी गांव से हूँ और वर्तमान में मैं सचिव उड़ान समाज सेवा किन्नौर और सचिव नारायण युवक मंडल बरी। पहले मैं अपनी संस्था के बारे में बताऊंगा। जो उड़ान समाज सेवा बरी है, वो आज के दौर में जिला किन्नौर में कार्य कर रही है। जिस तरह से हमारी संस्था का उद्देश्य जो मेन रहता है वो ग्रामीण विकास पे कार्य कर रही है और साथ में हमारे डोमेस्टिक वायलेंस और काफी तरह के रेस्क्यू हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन और भरपूर जनता का साथ हमारे साथ है। तो सबसे पहले हमारे उद्देश्य के बारे में बताऊंगा। जो हमारी ग्रामीण विकास की बात करें, हमने ग्रामीण विकास में जिस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार खत्म होता जा रहा है, गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं, उस चीज को रोकने के लिए हमारी संस्था ने, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले जो बांस शिल्प था वो काफी प्रचलित था और आज वो बांस शिल्प जो है वो खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि उसका स्थान प्लास्टिक ने लिया है। अगर हम बात करें बांस शिल्प को वापस लाने की, तो बांस शिल्प को मैं सभी किन्नौर की जनता को आग्रह करना चाहूंगा, कृपया करके बांस शिल्प जो बनाने वाले लोग हैं, कृपया करके उनकी ओर भी ध्यान दें, क्योंकि रोजगार खत्म होने का मेन कारण यही था कि लोग प्लास्टिक की ओर जा रहे हैं, जो मशीन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और मैं कुछ लोगों का डाउट्स था जो हमने टापरी में रेस्क्यू करवाए थे, जो मानसिक तौर पे बीमार लोग थे, तो उनका ये क्वेश्चन था कि सर आप लोगों ने जो रेस्क्यू कराया वो अभी भी टापरी में पड़े हैं। सर आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमने रेस्क्यू कराया पुलिस के माध्यम से, एसएचओ टापरी मिस किरण जी के माध्यम से, बट क्या हुआ कि फोर्स कम होने की वजह से जो है रेस्क्यू नहीं करा पाए। तो जी अभी जी तो उसके लिए हमें एसपी सर के पास जाना होगा। तो एसपी सर के पास जाकर ही हम वहां से फोर्स के लिए एप्लीकेशन देके तभी वहां से जो है उन लोगों को हम एक बेटर सुविधा दे सकते हैं। बहुत खूब कुलदीप जी, आपका बेहतरीन और सराहनीय काम आपका रहता है उड़ान समाज की ओर से। अभी आपका कुछ प्रोग्राम होना है जिसमें आपको नारी सशक्तिकरण जैसे काफ़ी योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँगे कि क्या-क्या उसमें आपने महिला मंडल काफ़ी ऐसे ज़िक्र किए हैं और क्या ये निचार ब्लॉक तक ही सबसे पहला ये चीज़ें सवाल है, क्या वो जो आपका जो चलना है कार्यक्रम वो निचार ब्लॉक के लिए है या फिर पूरा ब्लॉक उसमें आ सकता है? जी सर, इसका मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। ये सर हमारा जो कार्यक्रम है, ये अवेयरनेस कैंप करवाया जाएगा उड़ान समाज सेवा किन्नौर की ओर से। ये जो निचार ब्लॉक लेवल पे होगा, क्योंकि सर अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में सर हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना ब्लॉक ब्लॉक लेवल पे जो है अवेयरनेस करवाया जाएगा, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग होंगे। तो सर इसमें हमारी संस्था ने यह निर्णय लिया था कि अवेयरनेस लोग महिला मंडल्स को या फिर सहायता समूह को अवेयरनेस के साथ साथ मैगजीन कंपटीशन करवाई जाएगी। तो कुछ लोगों जी। का डाउट ये था कि मैगजीन कंपटीशन किस तरीके से करवाएंगे। तो सर उसमें जो महिला मंडल्स या जो भी रहता है आप लोगों का, उसमें जो पिछले एक साल का काम को देखकर सर मैगजीन बननी है और उसमें भाषण प्रतियोगिता भी साथ में होगी। और उसके साथ सर हमारी जो मैगजीन कंपटीशन है, ये हमारे पास 15 फरवरी तक सबमिट करानी होगी।
उसके बाद सर फाइनल कुलदीप जी आपने मैगजीन कंपटीशन बोला, मैगजीन कंपटीशन किस प्रकार से तैयार करेंगे, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे वो उसको बनाना है। क्या आपने इसके कोई ट्रेनिंग दी है किसी महिला मंडल वालों को? जी सर, वैसे तो मैंने बता दिया है सर पर्सनली, फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। जो फर्स्ट पेज रहेगा उसमें महिला मंडल का फोटो और उसमें नाम। जो हमारा सेकंड पेज रहेगा मैगजीन में, उसमें जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जितने भी सदस्य हैं उनके नाम। और जो तीसरा पेज रहेगा, सर्टिफिकेशन जब हुआ था उसकी कॉपी, और उसके बाद किसी संस्था से या पंचायत से आप लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो उसको चौथी पेज में, और उसके बाद जो आपके फोटोग्राफ्स रहेंगे जिसमें 1 साल का कार्यों का विवरण रहेगा विथ फोटोग्राफ्स के साथ आपको चिपकाना होगा। उसी बेस पे जो है आप लोगों को निचार ब्लॉक लेवल पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया जाएगा। जी, आपने पुरस्कार जो रखे हैं इसमें, तो आप थोड़ा बताएंगे जो मैगजीन के लिए किस प्रकार का पुरस्कार आपने प्रथम द्वितीय में रखा है? जी सर, हमारी संस्था के द्वारा पुरस्कृत करने के लिए जो प्रथम स्थान होगी वो होगा सर 5100 रुपये प्लस ट्रॉफी। और जो दूसरा स्थान के लिए वो है 3100 प्लस ट्रॉफी, और तीसरे स्थान के लिए 2100 प्लस ट्रॉफी होगा। ये है मैगजीन जिनकी जो आप मेंटेन करते हैं उनके लिए। जी सर। और जो भाषण प्रतियोगिता देंगे वो उनके लिए क्या आपने प्रोत्साहन राशि रखी है? और सर जो भाषण प्रतियोगिता की टॉपिक आप थोड़ा बताएं, क्या किन किन मुद्दों पर वो टॉपिक करेंगे? जी सर। सर जो हमारा भाषण प्रतियोगिता में होगा महिला मंडल्स के लिए, प्रथम स्थान, पहले मैं प्रथम पुरस्कार बता देता हूँ, 1100 प्लस ट्रॉफी, द्वितीय होगा 600 प्लस ट्रॉफी, और तृतीय होगा 300 प्लस ट्रॉफी। तो सर जो भाषण प्रतियोगिता में जो विषय होंगे, पहला तो होगा सर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के गुर, और दूसरा रहेगा साइबर अपराध, तीसरा रहेगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और चौथा रहेगा सर स्वच्छता का महत्व। जी, बहुत खूब। आपने इसकी तिथि निकाल दी होगी, अंतिम तिथि कब है प्रोग्राम का आपका, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर अंतिम तिथि हमारे पास जो मैगजीन की सबमिट कराने की तिथि है वो 15 फरवरी होगी, क्योंकि सर जो हमने फाइनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है वो मौसम के आधार पर ही देखा जाएगा। 15 तारीख को हाँ। सर इसकी फाइनल तिथि कर दी जाएगी सर। कुलदीप जी, इस प्रोग्राम को इवेंट कराने के लिए आपका 30-40 हजार खर्चा है, तो यहाँ आपके पास ये जो पैसा कहाँ से आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्या आप इन्हीं प्रतियोगिताओं से आप स्लिप या कोई पर्ची ले रहे हैं, या फिर कुछ इनसे हेल्प ले रहे हैं, या फिर संस्था को कुछ कोई कंपनी योगदान दे रही है, या संस्था अपनी ओर से कर रही है, या आप लोग अपने जेबों से कर रहे हो? जी, इसके बारे में सर मैं बताना चाहूँगा, ना हम किसी से डोनेशन ले रहे हैं, ना फिर किसी कंपनी से सर हम कुछ ले रहे हैं पैसा। ये सर हमारे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारी जो उड़ान समाज सेवा की टीम है, वही सर अपने आप से कर रही है सर। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आगे हम मिलते हैं आदरणीय कृष्ण जी से ही। नेगी साहब, आपके लिए थोड़ी सी यहाँ प्रतिक्रिया आई थी। ठीक है, बोलो। हम जिसको चुनकर आगे भेजते हैं वही कंपनी के हाथों में बिक जाता है, क्या ये सत्य है? इस पर आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ कि संघर्ष बहुत हुए किन्नौर में, लेकिन जो है मतलब कंपनियां काबू में नहीं आए, लेकिन शायद हो सकते नेता अभिनेता नेता और प्रशासन काबू में हुए हो सकते हैं। क्या आप इस पर बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल होते हो जाते हैं और होते हैं। इस सबसे बड़ी बात आती है, अब हमारे में एकजुटता नहीं है। हम जो वैसे ही चले जाते हैं, संघर्ष के नाम पर बेनिफिट कोई और उठा लेता है। इसलिए हमारे को पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना है, हमने क्या करना है, और हासिल करने के लिए निकलते तो हासिल करने के उसके बाद जो मर्जी करो, उससे हमें लेना देना नहीं है। पर वो बात आती कि पहले बिकते हैं, बिकने के साथ साथ मतलब पहले जनता का काम तो है ना, पहले जनता की काम होगा, उसके बाद मतलब करते कोई बात नहीं, इस चीज के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसलिए हमने चुन के भेजा हुआ है, तो करते उन्हें,
ये तो अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि मतलब ये फलाना आदमी बिका फलाना नहीं बिका, ये इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पर ये होता है ऐसे कि ये तब लगता है कि भाई जब जनता का काम नहीं हो रहा है। सरकार एक बोलती रहती है, कब से बोल रहे हैं नो तो खुला है, यही बात आ रही ना। इसी कारण वो कहना पड़ रहा है, खुला है तो देते क्यों नहीं है? जनता का काम नहीं करे, जनता को लटका कर रखना है, तो ये सही बात है, मतलब बिक जाते हैं और हो जाता है। महोदय जी, कंपनियां बन के तैयार हो गई है, अब सारा कुछ वो उन्होंने अपना स्टेप कर दिया है, जबकि जेपी तो अपना बेचकर भी चली गई, जिंदल आ गई है। जिंदल तो अपना मन मर्जी कर सकता है, वो बोलेगा कि मेरे टाइम का नहीं, ये जेपी के टाइम का है। तो ऐसी कई चीजें आएंगी, तो हम कहाँ जेपी को पकड़ के लाएंगे, कहाँ जिंदल से लड़ेंगे। और इस बीच में आपको तो पता है कि कोई ना कोई शायद उनके शिकंजे में जाएगा। क्या ये लड़ाई हमारी क्या एक मुद्दे पर जाएगी, या फिर पहले की तरह कहीं ठंडे बस्ती में चले जाएगी? नहीं, इस बारे में देखो साहब, पहले हमारा आप और हमको मेंटली प्रिपेयर होना है। हमने वो करना है तो मतलब मेंटली प्रिपेयर होंगे, लेके रहना है। अब आज जिंदल कहेगा कि जेपी क्या था, एक बात लगाओ, आपने अगर जगह लिया तो मतलब जगह के क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे जो आप फर्दर आप किसी को बेच रहे हैं तो उसका जो मतलब सरकार को रेवेन्यू जाता है। तो अभी तो मेरे को लगता है कि भाई एक पैसा नहीं दिया जिंदल ने जेपी सरकार को, जैसे जो खरीद फरोख्त किया ना। अभी वही बात है कि मलकियत जमीन में वही बात कर रहा था कि मैं वहां पर कुपा में जो बगीचा है मलकियत, जिसको कंपनसेशन दे के मतलब बगीचा खरीदा हुआ है, तो उसका मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया होना, ट्रांसफर। उनके लिए तो कोई कायदा कानून नहीं है। कायदा कानून के लिए आप और हमारे को बताना है। पहली बात तो उसको मालिक बन नहीं सकता है, और बना तो कैसे बना, इस एक्ट के तहत बना, ये हमने लड़ाई लड़ना है। नहीं होता तो मतलब वो वापस लेना है। तो कितना रेवेन्यू दिया सरकार को, सरकार के कोष में घुस जाएगा। तो ये हमने थोड़ी छोड़ना। अगर वो जिंदल कहता कि ये नहीं था तो मुझे पता नहीं था तो उसको फॉलो करना। जो सरकार पहले सरकार के साथ एमओयू होगा उसके मुताबिक कर रहे। कैसे नहीं देगा वो जिंदल? किसके मूल्य है? क्या पैसे के दबाव में करेगा? हम नहीं उसके सामने झुकने वाले। हमने क्या कि पूरी तरीके से ठोक के बोलना है कि भाई अब हम लेके रहना है। ये हमारे में एकजुटता चाहिए, इसलिए लोगों को तैयार करना है। जी जी, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। जो एफआरए एक्ट है सर, एफआरए एक्ट के कारण कई विकास के कार्य रुक रहे हैं, लेकिन जो है इस पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएंगे? बहुत सारी योजनाएं हमारे एफआरए के चक्कर से रुकी रही है, चाहे वो सड़क का मसला हो या फिर कहीं मतलब आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया जरूर दें सर इस पर। बिल्कुल साहब, इसमें सबसे पहली बात तो आती है कि जो एफआरए कानून बनाया 2006, उसके लिए जो आपके मेमरान शिक्षित नहीं है, उनको पहले जो एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट कर, उनको पता ही नहीं है कि वहां पर मीटिंग बुलाते मीटिंग में वहां पर वो पहुंच नहीं पाते, और पहुंच भी जाते तो फिर आगे वहां से आगे फिर सब डिविजन लेवल पे वहां पर नहीं होती, मीटिंग नहीं होती। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेन रोकने का कारण यही है, प्रशासन का सुस्त रवैया है। अगर प्रशासन चुस्त रहे तो मजाक, कौन सा कानून कहता है कि नहीं होगा? जीएफओ कौन होता है अपनी मनमानी करने के लिए? उसको भी कानून के दायरे में रहकर काम करना है ना। इसलिए पहले लोगों को शिक्षित करना है, आपके राइट क्या है और कैसे काम करेंगे, तो उसके बाद ही आगे काम चलता रहेगा। वरना तो उन्होंने वैसे ही लारा लपा दे देंगे, टाइम निकलते जाएगा। तो इसलिए पहले लोगों को शिक्षित करेंगे। शिक्षित कराने के लिए सरकार के दबाव डाल के लोगों को शिक्षित कराओ, ये हमारे मोदी जी, आपके जब आपके यहाँ पर टीएनसी आई थी शेरपा कॉलोनी में, तो बहुत बहुत बड़ा एक रैली हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि चलो जेपी तो चले गई। टीएनसी ने बहुत बहुत ज्यादा हल्ला मचाया, पूरा गांव आया था। और आप लोगों ने शायद सत्ता में, आप उस समय थे या नहीं थे ये पता नहीं, पूरे भाभा वैली ने एक समझौता किया था टीएनसी के साथ कि आपका जो है बिजली सर्दियों में कभी ना जाए, उसके लिए एक टावर के द्वारा आपकी लाइन बिछे। तो क्या टीएनसी बनकर तैयार हो गई है, अब अपना काम कर रही है? क्या आपकी टावर लाइन लग चुकी है सर? क्या आपके लिए 22 केवी लाइन टावर में आ रही है? बिल्कुल साहब, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये जब इलाके के लोगों ने जो एचपीटी से वालों ने काम शुरू किया था, तो यहाँ पर अपना रोष जाहिर किया था। बोला हमारे इतना सैकड़ों बीघा जमीन जो है मुफ्त लोगों ने बचा के रखा चरागाह के लिए, और यहाँ पर जो है वो सरकार ने अपनी मर्जी से दे दिया आगे, लोगों को पूछा तक नहीं। अच्छा, उस बारे में जब लोगों ने आंदोलन किया था तो हमारे
तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने एक और लोगों के साथ वो किया, बोला कि भी 15-16 पॉइंट है, उन पॉइंटों के ऊपर बोला जैसे कि आपका सीवरेज सिस्टम है, या उधर से क्या कहते हैं हेलीपैड हो गए, या बाईपास रोड की बात आई, कई किस्म के टावरों की बात है। टावर के लिए तो तैयार हो गए थे HPTCL वाले, 5 टावर लगने थे, लगाने को तैयार हो गए, पर सिर्फ आज दो ही लगाए। मौके पे जो है एक्शन ऑपरेशन वाले आए PO से, वो कहते कि टावर में फिजिबल नहीं है, इसलिए 2 टावर तो डाल दिए, बाकी आगे जो उसके लाइन को रेनोवेट कर दिया, वो जो पुराना जो पोल थे वो शिफ्ट करके लंबे लंबे पोल डाल दिए। तो उसमें बोला कि भी कल को कहीं गिर जाएगा तो टावर बनाने वाला नहीं होगा, इसे पोल तो जल्दी हो सकता है करके, तब हम भी मान गए थे चलो कोई बात नहीं आपके उसके मुताबिक। तो रही बात जो इन्होंने किया है, हाँ जी, ये उनका है ना, क्या कहते हैं नीचे पुलिस स्टेशन पूल कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे को 1% देना है, प्रॉफिट का 1% देना है, अभी तक दे नहीं रहे वो देने। उन्होंने हमारे से कमिटमेंट बाकायदा कोर्ट में शपथ पत्र दिया हुआ है इन MD HPTCL ने, पर दे नहीं रहे, पर नहीं देते तो दोबारा हमारे को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, ऐसा छोड़ेंगे कोई भी नहीं। कंपनी महोदय, कोई भी कंपनी आती है, बहला फुसला लेती है, काम में हाँ करती है, अब आपको बोलती है कि पोल लगाकर वो करेंगे, सर्दियों में इसकी मेंटेनेंस की सुविधा नहीं होगी। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सर, अगर मेंटेनेंस के इनके भी तो टावर है, इनके पास भी तो मेंटेनेंस सुविधा होती है, वो कहाँ से आते हैं? तो सर ये ऑपरेशन ऑपरेशन एक्शन ऑपरेशन उन्होंने बोला कि तभी 2 टावर तो डाल दिए, सिर्फ जो पार जो लंबा जो स्पेन है वहां पर 2 टावर तो डाल दिए, आगे के लिए मतलब एक्शन ऑपरेशन वाले उन्होंने बोल दिया PO वाले ने भाई ये इसका इनके स्केल को कुछ हो जाए तो मतलब फिर प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास दूसरा साइड बाई साइड लाइन भी है, अगर कहीं वो टावर कुछ हो गया तो दूसरा लाइन से चालू रहेगा, वो हमारे पास अभी है पड़ा हुआ। ये चलिए, इसलिए हमारे मतलब साथ उन्होंने बैठे हैं राजपाल जी और रोपा से। तो राजपाल जी, आपके गांव में मैंने अभी कल परसों एक पोस्ट देखा था, आपके गांव में तीरंदाजी होती है, उस विषय के बारे में बताएंगे? वो किस प्रकार का त्योहार है? क्या ये त्योहार आधुनिक है या सदियों से चल रहा है? थोड़ा इस पर विस्तार बताएं आप। हाँ जी सर, नमन। सबसे पहले तो आपका सभी श्रोताओं का और MCN पेज का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं इसको बताने से पहले इस विषय पर, क्योंकि हमारे को संस्कृति क्यों बचाना है, इस विषय पर मैं कुछ स्पीच मतलब कि बोलना चाहूंगा। जी जरूर। तो कल्चर को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम वैसे आधुनिकरण ट्राइबल का आधुनिकरण शहर ही है, तो हम देखते हैं कि हमारे एक जो हमें हमारे रेस्टोरेंट या कहीं भी होटलों में हो या चाहे जहाँ भी हो, तो हमारे को अपने कल्चर के जो डिशेस नहीं मिलते हैं, तो हमारे कल्चर के डिशेस या मेन मेन्यू में नहीं है, क्यों नहीं है? तो मतलब कि इस वजह से, या मतलब कि हमारे कल्चर लोग रिसर्च भी करते हैं ट्राइब पर मैंने तो रिसर्च तो नहीं किया, पर मैंने सोचा कि अपने कोशिश करूं कि अपने थोड़े से जानकारी के, क्योंकि त्योहार तो मतलब कि हर गांव में या हर हर गांव में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं इन त्योहारों में, माघ के महीने में। तो कई लोग नीचे के लोग साझा बोलते हैं, तो अपने अपने मनाने का अपने गांव के हिसाब से तौर तरीका अलग है। तो हमारे वहाँ पे तो मतलब कि तीर अंदाजी खेल के इस खेल पर्व को मनाया जाता है। तो ये मैं हेलो सर। जो तीरंदाजी त्योहार एक सांस्कृतिक धरोहर है या फिर एक खेल का एक मंच बनाया है जिससे आनंद लेते हैं लोग? नहीं, ये आनंद लेने के लिए तो वैसे नहीं है, बोलते कि ये मतलब कि हिस्टोरिक गेम है, मतलब कि ऐतिहासिक गेम है, क्योंकि इस समय में हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी मानते कि हम हमारे जो देवी देवता साजे में मतलब कि हर गांव में होता होगा, मतलब कि अलग अलग तरीके के मतलब कि मानते हैं या पूजते हैं। तो देवी देवता स्वर्ग लोक में जाते हैं और इस मतलब कि कहते हैं कि इस साल भर का मतलब कि जो फसलें हैं या कैसा रहेगा, या मतलब कि एक सकारात्मक सोच है ना, सकारात्मक सोच के प्रति हमने माना हुआ कि हाँ, हमारे पूर्वज मानते थे कि हाँ। तो ये ऐतिहासिक चीजों को मतलब कि संजोना भी बहुत जरूरी है। हम चलो आधुनिकीकरण तो जरूरी है, क्योंकि आधुनिकीकरण की वजह से हम चलो आज हम आपके सामने जुड़ पा रहे हैं, या हम सब आप लोगों के समक्ष जुड़ पा रहे हैं। राजपाल जी, ये बताएंगे जो तीरंदाजी करते हैं और जो तीर और धनुष बनाते हैं, ये क्या बहुत पहले के बनाए होते हैं कि या उसी साल निर्माण करते हैं, साल का नया होता है?
नहीं सर, धनुष तो पैसे बना के होता है, उसके लिए तो थोड़ा टाइम भी लगता है, मतलब कि बांस की डंडी को, मतलब कि या उनके टाइम लगता है, तो तीर तो साल साल में बनाते हैं, या उन कई उसको संजो के मतलब कि रखते हैं उसको, मतलब कि फर्स्ट टाइम। मतलब साल में इन्हीं त्योहार में उसको बाहर निकालते होंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, हमारे यहाँ पे किन्नौर में लगभग ऐसे होता है ना, हर गांव में होता होना, मतलब कि क्योंकि मैंने तो ये अपने थोड़ा गाँवों को देखकर इतना मैंने रिसर्च भी नहीं किया, तभी थोड़ा हल्के हल्के इसमें मतलब कि लिखना चाहा कि मैं अपनी कविताओं की मतलब या अपने आपने जो उस अपने पर एक मन से जो कविता लिख बनाई पाऊँ है, कि अपने। आपने उस पर एक कविता बनाई है तो जरूर सुनाएं। हाँ जी सर, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जी जी, इजाजत जी। तो मैं कि जनजातीय पर्व तीरंदाजी। जी माघ माघ माह को मानते हैं शुभ, माघ माह को मानते हैं शुभ, हिंदू धर्म के अनुयायी, हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं कि इस माह में सभी सभी देवी देवता सभी देवी देवता देव लोग जाते हैं। हर गांव में इस पर्व को मनाने के अलग अलग तौर तरीके हैं। हर गांव में इस पर्व को अलग अलग तौर तरीकों से मनाया जाता है, और और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। तो मैं अपने गांव से थोड़ा रिलेटेड करके आगे की लाइनें मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने इन चीजों पर, क्योंकि हिस्टोरिकल चीजों पर रिसर्च होता है। आप देखते होंगे, क्योंकि हम किन्नौर ट्राइब्स से, तो किन्नौर ट्राइब्स में कभी हम इतना रिसर्च भी शायद हुआ नहीं हुआ, ये तो मुझे मालूम भी नहीं, क्योंकि हमने भी रिसर्च तो नहीं किया है। पर मैंने अपने गाँव के या अपने जो इलाके में जो होते हुए देखते हुए कि, क्योंकि मैंने चाहा कि इसको हिस्टोरिकल है, तो हम हमारे जो ट्राइब्स के जो ऐतिहासिक जो चीजें हैं, या चाहे ड्राई फ्रूट्स है जो हमारे यहाँ पे जो होते हैं, जो शायद दुनिया के किसी कोने में भी नहीं होता है। आप अगर आप हर कहीं जाते हैं तो हर कहीं आपको स्पेशल डिशेस में जो लोकल डिशेस होता है वो उपलब्ध कराया जाता है। हमारे पे उन चीजों को मतलब कि वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या उन चीजों की रेसिपियां नहीं बन रहे हैं, तो क्यों नहीं बन रहे हैं? मतलब कि आप अपने मतलब कि ट्रेडिशनल चीजों को आप देखो, वो चीजें आपको कहीं और जगहों में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो किन्नौर में कई ऐसे चीजें हैं जो मतलब कि आप भी शायद यूज भी करते हैं हम, पर उन चीजों के हम मेन मेनू में नहीं ला पा रहे हैं। तो जी मैंने इस तीरंदाजी पर लिखा था, तीरंदाजी खेल कर मनाते हैं इस पर्व को, तीरंदाजी खेल कर मनाते हैं इस पर्व को कई जगहों में। ये पर्व पूरे माह चलता है, ये पर्व पूरे माह चलता है, क्योंकि क्योंकि कई जगहों में माह के पहले 15 दिन खेला जाता है, क्योंकि कई जगहों में माह के 15 दिन पहले खेला जाता है, और कई जगहों में 15 दिन के बाद खेला जाता है, और कई जगहों में 15वें दिन के बाद खेला जाता है। हमारे इन 15 दिनों में लोग कामकाज भी नहीं करते। इन 15 दिनों में लोग कामकाज भी नहीं करते। लोग अपने अपने सगे संबंधियों को माघ भोज के लिए बुलाते हैं। ये खेल लगभग 50 गज की दूरी पर ये खेल 50 गज की दूरी पर दोनों ओर अलग अलग प्रतीक बनाकर उस पर निशाना साधते हैं। दोनों ओर अलग अलग प्रतीक बनाकर उस पर निशाना साधते हैं। जिस टीम ने इन 15 दिनों में जिस टीम ने इन 15 दिनों में सबसे ज्यादा निशाना साधा, उस टीम को विजयी मनाया जाता है। उस टीम को विजयी मनाया जाता है। 15वें दिन अपने अपने ईस्ट के 15वें दिन अपने अपने ईस्ट के मंदिर जाकर देवी देवता के माली से पूछते हैं कि ये साल कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा। इनाम के तौर पर राशि देते हैं तीरंदाजी खेलने वालों को देवी देवता के खजाने से। अंतिम दिन जश्न मनाया जाता है। अंतिम दिन जश्न मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से हारने वाले टीम को
हारने वाले टीम को की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी दी जाती है। हारने वाली टीम को की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी दी जाती है। अपने अपने क्षेत्र में इस माह अलग अलग मनाया जाता है। इस माह अलग अलग त्योहार मनाया जाता है और हम सभी अपने त्योहारों को महसूस करते हैं। काल्पनिक सोच लिखकर हम किसी की संस्कृति को हानि नहीं पहुंचा जा सकते। काल्पनिक सोच लिखकर हम किसी की संस्कृति को हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि संस्कृति ही हमारा पहचान है। क्योंकि संस्कृति ही हमारा पहचान है। नमन करना चाहूंगा। इतना था मेरे इस विषय पर थोड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने बताया। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय कृष्ण नेगी जी और कुलदीप नेगी जी और राजपाल जी। राजपाल ने अपने रोपा वैली का जो त्योहार होता है माघ मेले में मनाया जाता है तीरंदाजी, उस विषय पर कविता थी कि किस प्रकार से अलग अलग गांव में जो है इस साल का फसल और आने वाला समय कैसा रहता है, ये अलग अलग गांव के जो हमारे संस्कार है और बहुत बेहतरीन संस्कार है। इसे संजोए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इन्होंने जो कविता लिखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महोदय जी, मैं आपके सामने एक कविता रखूंगा, उसी कविता के बीच में हमारी थोड़ी चर्चा होगी। जी सर। प्रधान जी, मैं आपके सामने एक कविता रखूंगा, उसी बीच में हमारी चर्चा होगी। बोलो बोलो, रखो। मेरी आवाज आ रही नहीं सर आपको? हाँ जी, हाँ जी। कविता का शीर्षक है वारे राजनीति और वारे राजनेता। जी, कितना चालाक है ये राजनेता, सत्ता में आते ही हक जमा देता है। कितना चालाक है ये राजनेता, सत्ता में आते ही हक जमा देता है। हक जमा देता है। हमको सड़कों में उतार कर खुद चैन आराम से सोता है। हमको सड़कों में उतार कर खुद चैन आराम से सोता है। कहता तो था जब वोट मांगता है, कहता तो था जब वोट मांगने आता तुम्हारे सब काम पूरे होंगे। कहता तो था जब वोट मांगने आता तुम्हारे सब काम पूरे होंगे। बस एक बार हमें जिता कर भेजो, बस एक बार हमें जिता कर भेजो। कितना चालाक है ये राजनेता। आगे है, लेकिन हमारी आज तक कोई नहीं सुनता, लेकिन हमारी आज तक कोई नहीं सुनता। कितने बार हम सड़कों में आए अपने हक के लिए, कितने बार सड़कों में आए अपने हक के लिए, कितने बार हमने इन्हें जिताकर भेजा अपने हक के लिए, लेकिन हमारी आज तक कोई नहीं सुनता। कितना चालाक है ये आज का राजनेता। आगे है, पहली लड़ाई, ध्यान से सुनना सर, पहली लड़ाई नौकरी के लिए लड़ो। पहली लड़ाई नौकरी के लिए लड़ो, दूसरी लड़ाई अनुबंध के लिए लड़ो, तीसरी लड़ाई ग्रेड पे के लिए लड़ो, चौथी लड़ाई वरिष्ठता के लिए लड़ो, पांचवी लड़ाई पेंशन के लिए लड़ो। और कितना चालाक है आज का ये राजनेता, जब अपने वेतन बढ़ाते हैं, हाँ जब अपना वेतन बढ़ाते हैं पक्ष विपक्ष टेबल बजाते हैं। जब अपना वेतन बढ़ाते हैं पक्ष विपक्ष टेबल बजाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। कितना चालाक है ये राजनेता। हाँ जो झूल गए, हाँ जो झूल गए फांसी आजादी के लिए, हाँ जो झूल गए फांसी आजादी के लिए वो भी क्या सोचते होंगे। हाँ जो झूल गए फांसी आजादी के लिए वो भी क्या सोचते होंगे। गुलाम हम अब हैं या तब थे, गुलाम हम अब हैं या तब थे, तो किसी को मकान नहीं, बेरोजगारी नौजवान या परेशान, किसी को या मकान नहीं, किसी को रोटी नहीं, बेरोजगार यहाँ नौकरी से परेशान। वारे राजनीति वारे राजनेता, कितना चालाक है आज का ये नेता और कितना चालाक है ये आज का नेता। तो क्या ये सत्य है महोदय? हम जिताते हैं, हम भेजते हैं, जब वोट मांगने आता है हाथ पांव गले मिलता है और उसके बाद वो पूछता नहीं है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, आपने कहा बिल्कुल सत्य का, जो कविता के इसमें लेख लिखा बिल्कुल सत्य है, करते ही ऐसे है। और इससे पहले कि हमारे को उनके साथ सही तरीके से करना होता है, देख के आज की नीयत और क्या उसका हुआ है, नीयत कैसा किस तरीके का आदमी है, तो उससे अंदर लारे लपे दे देते हैं और हम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। हमारे को जो भविष्य में ऐसा देख के वो करना है। अब यही बात आपने बोला, जैसे पेंशन की बात बोला, एक बार जाना उन्होंने मामूली उसके लिए पेंशन देखो कितने 3 पीढ़ी के लिए पेंशन लगाया, बिल्कुल सही बोला आपने।
वो जो मतलब मेज एक साथ थपथपाते हैं 3 पीढ़ी के लिए। जैसे अभी ये कोई पूर्व में बैठा हुआ पेंशन ले रहा है, तो पेंशन भी कोई थोड़ी उनको थोड़ा बहुत, ये तो बड़ा सरासरी अन्याय है। और 2003 के बाद सरकारी कर्मचारी को तो पेंशन बंद कर दिया, ये कौन सा न्याय है? और मतलब अपने लिए पेंशन देखो कितना है 3 पीढ़ी के लिए। अभी कोई XMLA पेंशन ले रहा है, कल को उसके बच्चे लेंगे, परसों उसके पोते लेंगे, कितनी बड़ी शर्म की बात है। और पैसा किसका? आप और हमारा। और हम लोग जो है बिल्कुल हो रहे, इस बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा महोदय। हम अब कुछ मिनट और है। अभी महिला जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर एक गाज गिरने वाली है, उनके हाथों से बच्चे खिसकने वाले और नौकरी जाने वाली है, इस पर आप कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल हमें संघर्ष करना पड़ेगा आंगनवाड़ियों वालों के लिए। जैसे देखो जब से शादी होती है उसके बाद मतलब वो लोग पड़ जाते हैं न्यू कपल के पीछे। उसके बाद फिर पूछ से बच्चों को, जब तक बच्चा पैदा होगा नहीं, चलने खाने पीने के लायक होता नहीं, तब तक वही देख रेख करते हैं उनके। जो चाहे उसमें जो है टीकाकरण की बात आती है, चाहे उनके जो उसके डाइटिंग की बात आती है, वो आंगनवाड़ी वर्कर करती है। और आज कैसे ले रहे? अगर सरकार ने लेना ही है तो सरकार को चाहिए कि आंगनवाड़ी वालों के हवाले कर, आंगनवाड़ियों को मतलब प्री नर्सरी के उसमें हवाले कर दिया जाए, तो जिससे कि मतलब उनका भी काम चलता रहेगा। और गलत कर रही है सरकार, भाई आंगनवाड़ियों को अलग से लाएंगे, कहाँ से लाएगी? किस तरीके से लाएगी? एक तो सरकार को देने को तनख्वाह देने को पैसे नहीं, ऊपर से और भर्ती करेगी। किस तरीके से गुमराह कर रही है, सरकारी नौकरियां खत्म करी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आंगनवाड़ी जो 6 साल तक के बच्चे आंगनवाड़ी में रहे, हमें इस पेवर में है, आंगनवाड़ी वाले मतलब उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है, प्री नर्सरी का पूरा उनके पास ज्ञान है और बखूबी निभा सकते वो लोग, अच्छे उसमें वर्कर है। तो मतलब मैं यही कहूंगा सरकार से कि मतलब ये भूल ना करे। जी, आपको ये लगता है एक टाइम था राम राज्य हुआ करता था, अब ये लगता है कि पूरे देश में नेता राज्य हो गया, उनका कब्जा हो गया, अब उनकी बात सुनना पड़ेगा? नहीं सुनना पड़ेगा नहीं, हमारे को संघर्ष करना पड़ेगा। राम राज्य के जो कहने वाले उनको जो है हाथी के दांत खाने को दिखाने को, ये हालात आज के हमारे इनका हाल है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये करना है, मतलब नहीं हो करते हम संघर्ष करके लेकर रहेंगे, ये बात आती है। जी, जब भी दौरे पर हमारे सांसद आते हैं, नेता आते हैं, तो किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं होता। असल में तो सवाल जवाब होना चाहिए, ताकि जो है भविष्य में जो उनको पता लगे कि किस प्रकार से चुनाव जीत कर जाना होता है। तो साहब सबसे बड़ी बात तो होती है ना उसमें उनके जो मतलब चमचे बिलचे, मैं तो वही कहूंगा ना, वो जो किस तरीके से रहते हैं। नेता है तो मैं सांस से निकालेंगे, और एक आदमी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा नेताजी है बड़े, उनके खातिरदारी में लगे रहेंगे, इसलिए थोड़ी रखा हमने। अमल तो सांसद देखो, और हमने चुन के भेजा। 5 साल में आपके सांसद कितनी बार आपके एरिया में आए? कोई तो शक्ल दिखाए, भूल गए वे शक्ल। इसी तरीके से विधायक की बात आती, विधायक को चाहिए अपने इलाके के दौरा करते रहे, सांसद को चाहिए कि अपने इलाके के लोगों को बोले, बात करे, अपने मजे से कोठियां मिले, ठाट से बैठे हुए। तो ये चीज मतलब हमारे सोचना पड़ेगा। जी, किन्नौर की राजनीति में तो दोनों पक्ष काम कर रही है, चुने हुए प्रतिनिधि भी और हमारे जिला उपाध्यक्ष, हमारे मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों। क्या इससे सही सुविधाजनक जो है लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिल रही है दोनों का इस प्रकार से काम करना? नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं है। अभी देखो, एक तो चुने हुए जो जनता के प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको कैसे करने दिया जा रहा है? उपाध्यक्ष से क्या हैसियत है? वो कोई चुना हुआ मेंबर थोड़ी है। एक वार्ड मेंबर आपका प्रतिनिधि है, वार्ड का जो पंचायत प्रतिनिधि है, पंचायत प्रधान प्रतिनिधि है, MLA प्रतिनिधि है, वो उपाध्यक्ष क्या है अपना वो करके मतलब वो कर दिया। ये बात सरासरी गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि प्रतिनिधि चुने हुए लोगों का मतलब उसमें अहमियत दो, तभी सरकार चलेगी। अदरवाइज कल को क्या है? बिल्कुल मैं ये चीज हमारे किन्नौर के जनता को जानना चाहिए कि जब हम चुनकर भेजते हैं तो वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं और उन्हीं से ही हमारा जो सारा काम होता है। ये सरासरी सबको सोचना चाहिए, पक्ष विपक्ष चाहे जो भी है, कल को कोई भी बन सकता है। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लोकतंत्र की एक तरफ से हत्या है ये। बिल्कुल साहब, बिल्कुल चुनाव का होना ठीक नहीं। अगर इस प्रकार का जो है सरकार बनती है और कोई भी आकर जो है अपना जो है दबाव लगाता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं लगा जिस हिसाब से हम सोचते हैं। इस बारे में जयराम जी को सोचना चाहिए। वो खुद एक चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके ऊपर कोई ऐसा करे मानेंगे? मुख्यमंत्री जयराम एक विधायक है इलाके के, जिस तरीके से हमारे विधायक है,
उस तरीके से उनको देखना चाहिए ना, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मुझे क्या हुआ, मतलब कैसे आदमी को शक्तियां दे रहा हूँ, ये चीज उनको जानकार आदमी है, ये बात है। चलिए, अब ये तो मैंने कहा ना सर, राम राज्य नहीं है, अब नेता राज्य है। ये हमारे पूरे भारत में आपको आप देख रहे होंगे किसानों पर कितने वो चीजें चल रही है। किसानों का अभी तक जो है कोई हल नहीं निकल रहा है, चाहे किसान गलत है या सही है, लेकिन एक दिशा जो है सही नहीं निकल रहा है। और वैसे ही हमारे किन्नौर में पन बिजली परियोजनाओं की मनमानी है, रॉयल्टी के बारे में हम कई सालों से लड़ रहे हैं। एक सरकार आती है, वो कुछ कहानी सुनाती है, दूसरा सरकार आता है, वो कुछ कहानी सुनाती है। तो सर हम तो बस इन्हीं ही में उलझ गए, और हमारा कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अगर जनता सतर्क रहे तो इनको हम चुनाव में सबक सिखा सकते हैं। ना बीजेपी को लाओ, ना कांग्रेस को लाओ, नोटा को दबाओ। नोटा लेके नोटा समाधान नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ी बात आती है कि मतलब ये है, आज जो है हमारे को संगठित होना है, किसानों के उसमें किसान सभा के माध्यम से उसमें संगठित जी, होकर हमने अपने हक की लड़ाई लड़ना है, किसानों के साथ जी। क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो दिल्ली में बैठे उनके जबरदस्ती महोदय जी, किया जाए। एक आपके सवाल, किन्नौर में इकलौता एमएलए ही रहता है। लेकिन जो है अब दोनों पार्टी आती जाती रहती है, दोनों के मुद्दे चले रहते हैं। क्या तीसरा विकल्प जो है किन्नौर में होना चाहिए, बिल्कुल सशक्त हो, जो किन्नौर के लिए काम कर सके? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सशक्त, मतलब वो तो काम करेंगे तभी होगा आगे, ऐसे किस तीसरे आदमी को, किसी को पैराशूटी आदमी तो आएगा नहीं। इसलिए जो है जी, मतलब जनता के इसके साथ मतलब जन संघर्षों में निकल के वहां से हमने तैयार करना है, ऐसा तो आएगा नहीं, वरना इधर नागराज उधर साम्राज्य। वो बात आती है कि जनता को मतलब सबसे बड़ी लोगों की विडंबना ये कि लोगों में जो अब वोटों के टाइम में अपने आप को इतने सारे कट्टर मानेंगे, बोलो जो गांव लेवल का रहता है वो अपने आप को नेशनल लेवल का लीडर समझने लग जाते हैं। तो ये बात आती है, सबसे बुरी बात आई, पहले सोचो उनके क्या कार्यक्रम है, क्या काम किया क्या नहीं किया, वो चीज हमारे को लोगों को बताना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं, जी। अन्यथा जाते जाते मतलब। आपसे एक अंतिम सवाल पूछेंगे हम, जाते जाते महोदय जी, जो आपका 1% रॉयल्टी है और जो कब्जा बहाली और जो नोतोड़ है, इस पर आप कब से काम करेंगे ग्राउंड में उतर कर? बस अब ये समझो कि मार्च महीने के बाद हमने उतरना है, मार्च के बाद थोड़ा मौसम गर्म हो जाएगा, गांव गांव में जाके लोगों को लामबंद करेंगे, इस बारे में समझाएंगे, समझाया भी जाके मतलब अपने तो अकेला तो लड़ाई लड़ा नहीं जाएगा, संगठित करेंगे, लोगों को निकालेंगे और हो जाएगा। मार्च महीने के बाद ये समझो क्या होगा, समझो जून जुलाई तक एक बड़ा सा प्रदर्शन करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जून जी, मई जून तक वो धन्यवाद। करेंगे। धन्यवाद। अंतिम जाते जाते आप हमारे किन्नौर के वासियों को और एमसीएन पेज को कुछ कहना चाहेंगे आप? तो यही कहना चाहूंगा किन्नौर के लोगों को कि भाई आप और हम जब जब संगठित हो जाओ, संगठित होकर मतलब एक साथ एक आवाज में आगे की लड़ाई लड़ते रहो। और एमसीएन चैनल को ये कहूंगा कि भाई आपके चैनल के माध्यम से हर एक लोगों को मतलब जागरूक करने में आपका अहम योगदान होगा, जो मतलब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो माना जाता है, उस जी, तरीका सही तरीके से आप किसी के बहकावे में नहीं आके मतलब सही जी। तरीके से आप वो करेंगे, लोगों जी, को बिल्कुल, सही बिल्कुल, मार्गदर्शन हमारा करेंगे। मकसद ही यही यही मेरा रहेगा आपका महोदय, प्रश्न हम है। लोगों को जागरूक करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि ऐसी समस्याओं को लेकर हम आपके सामने पेश हो जाएँ। और आपका जो है, आपका क्या ये जो जो किन्नौर के लिए आपने आज समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत तरतीब से जो आज के एपिसोड में जो है लोगों को एक समझाने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आप इसी तरह से अब डोर टू डोर जो है भविष्य में जाएँगे, और जो हमारे 1% रॉयल्टी है और जो नोतोड़ बहाली और जो कब्जा का जो मुद्दा है, ये 3 जो मेन मुद्दे हैं, उस पर आप जो है कुछ न कुछ काम करेंगे। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद। मुझे बोलने के लिए टाइम वक्त दे दिया जी, ये चैनल पे। चैनल आप जब मर्ज़ी किसी विषय को लेकर आएँगे, आपके लिए हम आगे भी मौका देंगे। आज के लिए नहीं है, आप कोई भी मुद्दा लेकर आइए, जो समाज हित का मुद्दा होगा, हम उसको ज़रूर लेकर आएँगे। ये राजनीतिक दल को प्रमोट करने के लिए चैनल नहीं है, ये सभी विषयों को लेकर आने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, अच्छी हाँ, बात है, होना धन्यवाद सर। चाहिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद। ओके राजपाल सर। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपने चलो इतना मौका दिया आपने सर, तो जी।
हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय कृष्ण चंद नेगी जी, पूर्व प्रधान कटगांव और सीपीआई के जो है सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है किन्नौर के किसान सभा के, और जिन्होंने कहा कि कब्जा और नोतोड़ और 1% रॉयल्टी पर हम जो है सरकार से लड़ेंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। तो इसी विषय पर हमारा आज का एपिसोड था और मन की बात, जिसमें हमने गांव, शहर और समाज का जो हमारे जो भी मुद्दे हैं उसको लेकर हमने इस एपिसोड में रखा है। हर वीरवार को ये एपिसोड होगा। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि जो भी इस एपिसोड में आना चाहता हो, चाहे वो समाज से सेविका का काम करता हो या कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हो, महिला मंडल, युवक मंडल, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हमारे किन्नौर में हैं, एनजीओ आदि बहुत सारे। अगर आप इस एपिसोड में आकर हमारे जो है किन्नौर के लिए काम करना चाहते हैं तो एमसीएन पेज के साथ जरूर जुड़े और मुझे जरूर कॉल करें, ताकि हम जो है इस एपिसोड को आगे लेकर आए और हमारे किन्नौर को एक सुदृढ़ और सुशील बनाए और जिसमें सौंदर्यकरण लाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मैं राम भगत नेगी, नमस्कार, और मिलते हैं शनिवार के एपिसोड में किन्नौरी संध्या को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय किन्नौर।